बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त लाहौर में जारी है और कोशिश ये की जा रही है PTI की जानिब से कि उनके वो अराकीन जो कि असम्बली के अंदर मौजूद नहीं हैं वो मुख्तलिफ शहरों से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और वो अगर पहुँच जाते हैं तो आज ही एतमाद का वोट जो है परवेज़ इलाही ले लें। फवाद चौधरी जो इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली की जो मेहमानों की गैलरी है वहाँ पे वो भी बैठे हुए हैं, असद उमर हैं, बाकी PTI की जो लीडरशिप है वो भी वहाँ पे मौजूद है और इसी तरह हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ और इसी तरह नून लीग की जो क़यादत है वो भी वहाँ पे मौजूद है और नारेबाजी हो रही है वहाँ पे शदीद किस्म की। और ये इजलास जो था इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था शाम के वक्त, लेकिन स्पीकर साहब ने इसको वक्त इसका बढ़ा दिया और ये खबरें आने लगी कि एतमाद का वोट जो है परवेज़ इलाही आज ही लेंगे। अब देखना ये है कि ये सारी सूरत हाल किधर को जाती है, क्योंकि ऑलरेडी केस जो है वो के अंदर है, आज भी हियरिंग हुई है और मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वो पूछे जो PTI के वकील थे कि इतना टाइम गुजर गया, एतमाद का वोट जो है वो आपने क्यों नहीं लिया और 24 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर अंदर अगर ये वोट ले लेते हैं परवेज़ इलाही, वरना फिर अदालत ने कोई ना कोई फैसला जो है इस हवाले से देना होगा। सूरत हाल ये है कि अगर परवेज़ इलाही जो है वो जीत जाते हैं तब भी वज़ारत आला उनसे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं। आज भी उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबरान हैं उनके साथ जो खिताब किया है वो सारे का सारा जो उनका एक नैरेटिव है या बयानिया है जो लेकर वो चल रहे हैं कि इस दो असम्बलियाँ जो है उनको वो तहलील कर देंगे। ऑलरेडी नेशनल असम्बली से वो बाहर है, सिंध की असम्बली से भी बाहर आ जाएंगे, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिससे कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। जबकि PDM की जो गवर्नमेंट है वो इस बात से बिल्कुल इनकारी है कि अक्टूबर से कबल जो है मुल्क के अंदर किसी किस्म के इंतखाबात जो हैं जनरल इलेक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं वो हो सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक हमीद साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये इस वक्त क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर पंजाब असम्बली में? डू यू थिंक कि ये मामला आज ख़त्म हो जाएगा या कि ये आगे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वहीद भाई। पहली बात तो ये है कि पता नहीं क्या हो गया है, माजी में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से ये 4 अप्रैल का हुआ है रात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब फैसले भी रात को आते हैं, डी नोटिफिकेशन भी रात को होती है जनाब। अब ये वाला जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ये भी रात को हो रहा है, तो हमारी तो नींदें इसी चक्कर में पड़ रही है। रात के अंधेरे में कार्रवाई डाली जाती है ना, रात के अंधेरे में कार्रवाइयां डलती हैं, पहले कभी नहीं होता, दिन को ऐसे काम नहीं होते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो है तो अब तो हम इंतजार करेंगे। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आप उनको क्रेडिट दें, PTI को सडनली इन्होंने आउटस्मार्ट तो किया PMLN को, इसमें तो कोई शक नहीं है। PMLN ने जब ये कह दिया कि जनाब आज आप सेशन को एडजर्न करें और तो लिहाजा इसका मतलब ये कि उनको शक है या उनको डर है कि वो अपने नंबर जो है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले कि वो देयर इज समथिंग जो उनकी फेवर में इस वक्त सूरत हाल नहीं है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले लेंगे। उन्होंने बंदे शायद पूरे तोड़े नहीं है से खवातीन जो है PTA की 2-3, मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान में भी अजीब हालात हो गया कि खवातीन जो है वो भी जनाब जोड़ तोड़ में वो भी सेल परचेज जो होती है, पॉलिटिकल सेल परचेज जिसको कहते हैं, वो भी दंदना के सामने आती है और होती ज्यादा PTI के लोग ही हैं, किसी और पार्टी के लोग तो मैंने नहीं देखे। ये भी एक अजीब सोचने वाली बात है। कितने असर से हम ये देख रहे हैं। वैसे माजी में बाकी जुमातों के भी होते रहे हैं, अब चूंकि PTI का नंबर है वो मरकज में भी कुछ ऐसी सूरत हाल हमें दिखाई दी थी। बस प्रॉब्ली दैट इज द रीजन एंड आई एम श्योर कि लम्हा फिक्र है कि अगला जब ये लोगों को सीटें देंगे, खासकर ये रिजर्व सीट के ऊपर, तो वो देखेंगे कि किस किस्म के लोगों को वो सीटें दे रहे हैं। लेकिन having said that, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा ना कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो फिर भी वो उनको फिर अब तहलील करना पड़ेगा। जिस तरह आज इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं लेते तो फिर तो उनसे वजारत आला फिर भी चली जाएगी। वो मैं मानता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर गुड लक टू देम, अगर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया
मैं नहीं देख रहा हूं कि मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लैप। और जनाब 26 नवंबर को जब उनके पास पक्का था काम और दोनों चीफ मिनिस्टर राइट एंड लेफ्ट बैठे थे, कितना बड़ा ब्लंडर कर गए, पॉलिटिकल ब्लंडर, इनिशिएटिव उनके हाथ से निकल गया। लेकिन बजायर फारूक साहब, बजायर लगता यह है कि इमरान खान साहब को जो मशवरा दिया गया होगा वो ये होगा कि आप एक लंबा टाइम दे, ताकि बिकॉज आपको मालूम है कि पिछले 8 महीनों से वो प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, चाहे वो 25 मई का दिन हो, चाहे उसके बाद इन्होंने लॉन्ग मार्च के जो ऐलानात किए, पूरे पंजाब के अंदर घूमते रहे, फिर उनके ऊपर हमला भी हो गया। तो बुनियादी तौर पे वो पीडीएम की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप कर रहे थे कि खुद ही से जनरल इलेक्शन की तरफ मतलब अनाउंसमेंट हो जाए, चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूंकि पीडीएम को मालूम है इस वक्त जो सूरत हाल है ऑन ग्राउंड वो उनके फेवर में नहीं है, और जब तक उनके फेवर में नहीं होगी वो इसी तरह कहते रहेंगे जी कि इस वक्त हमने रियासत को बचाना है, सियासत को नहीं बचाना। नहीं, देखें आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि ये तहलील करने वाली जो कमिटमेंट आज फिर उन्होंने की है अपनी तकरीर में, वो मेरी नजर में अभी भी बहुत डाउटफुल है। क्योंकि वोटर प्रोसेस अगर कामयाबी हो जाता है, उसके बाद हो सकता है चौधरी परवेज इलाही उनका कोई प्लान है, वो फिर आगे पीछे हो जाए, फिर तो देखा ना, फिर गवर्नमेंट तो उनकी कायम है ना, तो फिर वो जो कुछ भी कर सकते हैं इमरान खान को, फिर आगे पीछे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये वो दलील ना करें, फलां ना करें। लेकिन एक एक्सट्रीम स्टेप तो फिर वो एक्सट्रीम स्टेप वो यही है ना, जो वो कहते हैं जी कि फिर हम ना हुआ तो ठीक है, हम फिर असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे, जैसे नेशनल असेंबली से वो बाहर हैं। राइट, आपकी बात सही है, मेरा नहीं ख्याल है, मैं फिर आपको कह रहा हूं दैट इज डाउटफुल। ये दे वुड लाइक टू कीप द प्रेशर, वो जैसे तो कहते हैं कि प्रेशर भी डालेंगे, फ्लॉ भी करेंगे और एक्सट्रीम स्टेप भी नहीं लेंगे। ये हम लोग सारे जो है इसी चक्कर में रहेंगे, बस अब ये रिजाइन करेंगे एन मास अपना सिंध असेंबली से और पंजाब और केपी को तहलील करेंगे, लेकिन उसमें फिर पता नहीं क्या कोई लीगल इश्यूज खड़े हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं पीएमएलएन की जो लीडरशिप है, आप देखें कि वहां पे उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर साद रफीक को, राना सनाउल्लाह को, अता तारड़ को, लॉ मिनिस्टर को डाल दिया पीएमएलएन की क़यादत ने। लेकिन उनकी जो हमजा शहबाज साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर भी बीच में एक पीरियड के लिए बने थे और जाहिर है कि अपोजिशन लीडर भी रहे असेंबली के अंदर, वो मुल्क से बाहर हैं, मुल्क के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है। ये बात समझ में नहीं आती, बिकॉज पार्टी के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, शायद वो मलक अहमद का नाम भी आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर के लिए, बट थिंग्स आर नॉट क्लियर येट। यू आर राइट, देखें विद इन द पीएमएलएन हम ये देख रहे हैं कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब ये हमजा शहबाज साहब। आप मुझे बताएं, हमने तो उस जब से ये गवर्नमेंट आई है 4 महीने हो गए हैं, वो तो कभी हमें नजर ही नहीं आए, ना कोई तकरीर, ना कोई रैली, ना कोई जलसा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लगता है कि वो देखे ना, सब एक बात मानते हैं, ही मे बी द सन ऑफ शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी, शहबाज शरीफ साहब का जो तरीका है सियासत का, वो हमजा शहबाज में हमने वो नहीं देखा है, उनमें बड़ी एक कमी नजर आती है। तो मेरा ख्याल है इट इज पॉसिबल, आपने कहा मोहम्मद अहमद खान, हम इनका नाम सुन रहे हैं कि ही कुड बी अ कैंडिडेट इन केस पीडीएम जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को डाउन करने में कामयाब हो जाती है, आई थिंक। और वो देखो आए भी नहीं है, वो यहाँ पे नजर भी नहीं आए हैं। हालांकि अगर होना होता तो रातों रात वो आते जनाब, वहां से बाय द फर्स्ट फ्लाइट, कोई ऐसा मसला भी उनका नहीं है, तो वो यहाँ पे आते। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वहां पे लेकिन एक ये भी ओपिनियन सामने आ रहा है ना कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो पार्टी को उन्होंने डायरेक्टिव्स दी हुई हैं कि भाई आप इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार रखें। सो ये भी हो सकता है, बिकॉज वो तो शुरू से ये जो इस वक्त एक फसाड बनाया गया है, नवाज शरीफ साहब तो इसके हक में भी नहीं थे जो मरकज में हुआ है। देखिए ये सब सियासी बयानात होते हैं पार्टी को मुतहर्रिक रखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, कभी पीडीएम आजकल के हालात में कभी इलेक्शन के लिए नहीं जाएगी। वो मामले उनको मालूम है, जो मर्जी आपके इतने केसेस हो रहे हैं इमरान खान के खिलाफ कि अब तो वी हैव लॉस्ट ट्रैक। इतनी पिटीशन, काउंटर पिटीशन हर कोर्ट में चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया फारूक अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त जो है असेंबली का इजलास चल रहा है पंजाब के अंदर, और देखना यह है कि किस हद तक दोनों जो पीटीआई और जो पीडीएम की जो जमातें हैं उनमें से कौन कामयाब होता है, और ये वाकई में ये प्रोसेस आज कंप्लीट होगा भी या कि नहीं। लेकिन कल जाहिर है कि अदालत के अंदर तो कार्रवाई होगी।
ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। आप चेयरमैन हैं दिफा की कमेटी जो सेनेट की है और साबिका वफाकी वज़ीर है, सीनियर पॉलिटिशियन है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी, ये बताइएगा कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त, ख़ासकर हमने देखा है कि ये जेनवा के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सैलाब से रिलेटेड, और उसमें काफ़ी ज़्यादा 10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो कमिटमेंट्स की गई हैं पाकिस्तान को हेल्प आउट करने के लिए। तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? बिकॉज अपोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती रही है कि इसने तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, बावजूद इसके कि फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ कैपिटल्स में, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पिछले कई माह से जो हैं वो जा रहे हैं। बट ये काफ़ी पॉजिटिव साइन था जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जिसका बिल्कुल वजाहत के साथ तस्करा किया है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, काफ़ी दिनों के बाद आई है जो कामयाबी हमें हुई है जिनीवा में, और इसको मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करूँगा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा, पाकिस्तान का मसला उजागर किया और इशू फ्रेम किया क्लाइमेट जस्टिस का। और हमें ये खुशी है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने पाकिस्तान पर एक एतमाद का वोट दिया है। तो वो जो बातें हो रही थी या ख़दशात थे कि इक़्तिसादी लिहाज से कोई डिफ़ॉल्ट होगा, ये होगा, वो तो ख़त्म हो गया। और मेरे ख़्याल में हमें चाहिए कि ये जो फ़ंड्स आएंगे ख़ास तौर पे जो मुतासरीन फ्लड है उनके लिए इस्तेमाल की जाए, उनके बहाली के लिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ इश्यूज़ पाकिस्तान के ऐसे होने चाहिए जिसमें मईशत, खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती जो सियासी रशाकसी से बालातर होने चाहिए, वो तनकीद बराए तनकीद का उसमें फ़ायदा नहीं। ये कामयाब हुआ है कॉन्फ्रेंस, और ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सारी कौम को इस कामयाबी में शामिल होना चाहिए। मुशाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी रिसेंटली अपना जो ज़ाहिर है कि फ़ौज के कमांड संभालने के बाद सऊदी अरेबिया और UAE का उनका जो दौरा था, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? पाकिस्तान के जो दिफाई या माशी ताल्लुकात हैं इन ममालिक के साथ, वो किस हद तक एक किरदार अदा उसका होगा? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है ये भी कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, जनरल आसिम मुनीर, उनका बड़ा अच्छा दौरा रहा है दोनों ममालिक का। और उस दौरे के बाद हमें खुशखबरी भी आई सऊदी अरेबिया से भी कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ाएंगे 10 अरब तक, और जो उन्होंने पैसा भी रखा हुआ है स्टेट बैंक में उसको भी रखेंगे। और ये भी अच्छी बात है कि जो इस चपकलिश में, हालांकि सियासी माजराई काफ़ी शदीद भी होती रहती है, लेकिन जो आर्मी चीफ का मसला था आखिर में सब ने इत्तफाक राय से इसको सराहा भी, कबूल भी किया, और खुश उसलूबी से ये ट्रांजिशन भी होगी मिलिट्री में। और जो पहला बयान मैंने देखा था जनरल आसिम मुनीर शाह साहब का एज आर्मी चीफ, जब वो 3 दिसंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल गए, तो बड़ा क्लियर बयान था हिंदुस्तान के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से, और उसमें वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह पाकिस्तान का दिफा के लिए तैयार है, और अगर कोई जारियत हुई तो उसका डट के टिका के मुकाबला भी करेगी, उसको पसपा भी करेगी, और ज़रूरत पड़ी तो जंग दुश्मन के घर हम लेके जाएंगे। तो इस दौरे से भी, इससे ये भी तासुर वाज़े हो जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं या पाकिस्तान की रियासत है, उसमें यकजा है कि पाकिस्तान को इस इक्तिसादी दलदल से निकालना है और इसको मिल के चैलेंजेस को फेस करना है। तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान के लिए भी चूंकि नताइज मुस्बत हुए हैं तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के अवाम के लिए भी और रियासत के लिए भी। बिल्कुल सही है, लेकिन माजी की हुकूमत जो है वहाँ उस वक्त भी जनरल बाजवा जो थे वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उनका रोल रहा, लेकिन बाद में खान साहब जो है उनके तमाम रोल को उन्होंने रोंद डाला। तो डू यू थिंक कि इस तरह के जो मामलात होते हैं जिनका ताल्लुक सियासत से या मईशत से होता है, उसमें अगर उसके मुसल्लह फ़ौज की जो सरबराहान है वो कोई किरदार अदा करते हैं, तो फिर उनको तनकीद का निशाना फिर क्यों बनाया जाता है? देखिए जी, जो भी किरदार अदा करता है, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हो या आर्मी चीफ हो,
یا پرائم منسٹر ہو وہ ایک مشترکہ حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں ماضی حال کی. آپ دیکھیں فاٹف کا مسئلہ تھا, کتنا بڑا مسئلہ تھا. فاٹف کے مسئلے میں 34 نکات تھے, 32 مختلف محکمے تھے پاکستان کے حکومت کے, اور 14 قوانین تھے, اور اس میں سب نے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جس میں حکومت بھی ہو اس وقت کی, حزب اختلاف بھی اس نے حمایت کی قانون سازی میں, اور فوج بھی. جی ایچ کیو نے ایک سیل بنایا ڈی جی ایم او کے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں, اور رزلٹ کیا ہوا کہ ہم فاٹف کے اس میں گرے لسٹ سے نکل گئے. دوسرا ایشو میں بتا رہا ہوں کرونا وائرس کا. آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی این سی او سی کا جو تھا اس میں سربراہ ایک سیاسی حکومت کاری تھی, ماضی کی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں ہاں اسد عمر صاحب اس کے چیئرمین تھے, اور ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لیفٹنٹ جنرل حمود الزمان صاحب. تو مل کے سارا کام کیا. تو جو پاکستان کے مسائل ہیں اگر ہم مل جل کے حل کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. تو باقی جو بیانات ہوتے ہیں یا سیاسی تنقید ہوتی ہے وہ پھر اس کو آپ سیاست کی نظر دیکھ لیں. میں حقائق کی بات کر رہا ہوں, میں اوپینینز کی بات نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے. جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو نہ اس کے معیشت کے اوپر کوئی مثبت اثرات ہم دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہماری معاشی مشکلات ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو پنجاب کا معاملہ ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے آپ سیاست کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو دفاعی اعتبار سے, سلامتی کے اعتبار سے, یا ہماری جو خارجہ پالیسی ہے ایون ان دیٹ میٹر, اس کے لیے استحکام بہت ضروری ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے میں 2 جز, آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی اور اندرونی چپکلش کی بات بھی کی, تو میں دونوں ایشوز کو سیپریٹلی ڈیل کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے علاقائی حوالے سے سازگار ماحول ہے, اسٹریٹجک سپیس ہے. امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے, پاکستان ایک محور بن رہا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کی. سی پیک کے ذریعے وسطی ایشیا کے ممالک بھی چاہتے ہیں قریبی تعلق, اور چین اور روس سے تو ہے ہی ہماری قربت ہے. اور اس حوالے سے ہمیں اگر مؤثر خارجہ پالیسی کو آگے چلنا ہے تو ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ رولز آف دا گیم ہونے چاہیے. میں تو کہوں گا کہ ہماری جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں, چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, ایک پولیٹیکل سیز فائر کی ضرورت ہے, ایک سیاسی سیز فائر. جو کئی ایشوز ہیں, مثلا معیشت آپ نے ذکر کیا, خارجہ پالیسی ہے, توانائی ہے, انتہا پسندی ہے, یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو, ماحولیات ہے, تعلیم ہے. ان میں تو کوئی سیاسی اختلاف یا نظریاتی اختلاف تو نہیں ہے نا. اس پر تو ہم اگری کر سکتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے آگے, کیا سٹیپس لینے چاہیے جو عوام کے مفاد میں ہوں اور جو عوام میں فلاح و بہبود کا اس میں فائدہ بھی ہو. تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے, کیونکہ اس سے پاکستان جو رول ادا کرنا چاہتا ہے اور جو ہمیں کرنا چاہیے, اور ایک نادر موقع ہمیں مل رہا ہے اس خطے میں اس رول ادا کرنے کا, اس میں ادا کرنے میں ہمیں پختگی کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے ہم کر سکیں گے انشاءاللہ. مشاہد صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو میجر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے. بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو اوور دا ایئرز جتنی بھی حکومتیں آتی رہیں یا اپوزیشنز تھیں, اب کی بھی اگر آپ دیکھ لیں, جیسے خان صاحب ہیں, وہ اس سارے کے سارا موجودہ جو ایک نظام ہے اس کو ایک امپورٹڈ, اور امریکہ کی جو ہے کافی ٹائم تک وہ بیشنگ کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ جی یہ باہر سے مسلط کیے گئے ہیں بیکاز امریکنز کے اس خطے کے اندر انٹرسٹ ہیں اور ان کو استعمال کرنا وہ چاہتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان ایشوز کے اوپر ساری کی ساری ہماری سیاست کا محور ہوتا ہے؟ آج آپ معیشت کو دیکھ لیں, آٹا کو دیکھ لیں, یہ جو انرجی کی آپ نے بات کی, فارن پالیسی کی بات کی, ایون عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ جو انہوں نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے, تو میں تو ٹی ٹی پی جیسے ان کی تنظیموں کے ساتھ مذاکرات سے معاملات کو حل کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں نا جی, جہاں تک اتفاق رائے کا تعلق ہے تو جب ضرورت پڑتی ہے, چاہے سیاسی مصلحت ہو چاہے نظریہ ضرورت ہو, اتفاق رائے ہو جاتا ہے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر سب اتفاق رائے ہو گیا تھا, حزب اختلاف میں بھی, حزب اقتدار میں بھی. ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں, جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی سب نے اس کو سراہا اور سب نے کہا سینئر موسٹ پروفیشنل افسر, اچھا افسر ایک لگ گیا, اور سب نے اس کی تائید بھی کی اور حمایت بھی کی اور سراہا بھی. پھر آپ نے دیکھا فاٹف کے اوپر
اتفاق رائے ہو گیا جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے، اور ابھی سب کہتے ہیں، سب اگری کرتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب خود بھی ہوں یا حکومت بھی ہو، کہ ہاں IMF جانا ضروری ہے. تو جب ضرورت پڑتی ہے تو اتفاق رائے ہو جاتا ہے. تو اگر ان ایشوز پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، چاہے نظریہ ضرورت کے تحت یا مصلحت کے تحت یا جس کی ضرورت کے تحت، تو میرے خیال میں جو براڈ ایشوز ہیں جس میں عوام کا فائدہ ہے، میں پاکستانی عوام جو 22 کروڑ قوم ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جن کی مشکلات میں اضافہ ہم نہ کریں بلکہ ان کے مشکلات کو حل کریں. تو یہ میرا خیال میں بنیادی شیوا ہمارا ہونا چاہیے. باقی سیاسی بیان بازی، یہ کہا فلانا نے یہ کہا، وہ ہمیشہ ہوتا ہے. جب حکومت حزب اختلاف میں ہوتی ہے ان کا موقف اور ہوتا ہے، جب حزب اختلاف حکومت میں ہوتی ہے ان کا موقف اور ہوتا ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہے، پاکستانی عوام بھی سمجھتے ہیں یہ جو عام روایتی سیاست کو. لیکن کچھ ایشوز جو ہیں قومی مفاد کے، عوامی بہبود کے، وہ سیاسی وابستگیوں سے، سیاسی چپکلش سے، سیاسی مہاجرائی سے اب بالاتر ہونے چاہیے اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے. آگے ہم نے دیکھا ہے 2022 کا سال تو میرا کہوں گا کہ the year was wasted. یہ سارا سال ضائع ہوا اور اسی چکر میں. تو اب نیا سال شروع ہوا ہے تو نئے سال سے نئی سوچ کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھیں ہم. مشاہد صاحب، یہ جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بیکاز پچھلے کچھ ہفتوں میں یا پچھلے کچھ ماہ کے اندر جو دہشت گردی کے سیریس قسم کے واقعات پاکستان کے اندر، بنو کا واقعہ ہو جائے، اسلام آباد کے اندر بڑے عرصے کے بعد ایک خودکش دھماکہ دیکھا گیا. بلوچستان میں تو چلیں ایک ڈفرینٹ قسم کی سچویشن ہے، ڈفرینٹ قسم کی وہاں پہ ایک دہشت گردی کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل اس کے اندر وہ جو دشمن ہے پاکستان کے، خاص کر انڈیا جو ہے، وہ بھی اس کے اندر کافی زیادہ سرگرم ہے. لیکن افغانستان کی جو کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں پچھلے اگر ہم دیکھیں کچھ ہفتوں کے دوران، خاص کر TTP کے حوالے سے جب ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہے، تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پچھلی حکومت اس حکومت کو کہتی ہے کہ دے ناٹ سیریس ود افغانستان، یا ان کے ساتھ سیریسلی بات چیت نہیں کر رہے. میرے خیال میں ہم افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی میں اور انتہا پسندی اور دہشت گردی میں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. کبھی ہم بڑے خوش تھے کہ ہم افغانستان کے تقریباً ترجمانی کر رہے تھے کہ ہمارے بندے آ گئے ہیں یا our boys are there. پھر کبھی ہوتا ہے کہ ہماری لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، بڑی دھمکی والا لہجہ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، مسلمان برادر ملک ہے، ایک آزاد ریاست ہے. ان کی آزادی اور سالمیت کی ہم احترام کرتے ہوئے جو ہمارے ایشوز ہیں بارڈر کے، ہم ان سے میرے خیال میں خاموش سفارتکاری کے ساتھ مسئلے حل کریں، نہ کہ دھمکی کے ساتھ. ان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے، 40 سال کی جنگ کے بعد ایک تھوڑا بہت امن کی کوشش ہو رہی ہے. ان جو اس وقت کابل کی گورنمنٹ ہے اس وقت، ان کے خود کنٹرول نہیں ہے کئی حصوں پہ. تو وہ جو ایشوز ہیں کئی لوکلائزڈ ہیں، کئی بڑے ہیں، ان کو ہم حل کریں. اصل ایشو ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کا ہم نے کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. کہ ایک ادارہ ہم نے 12 سال پہلے 14 سال پہلے بنایا تھا، اس کا نام ہے نیکٹا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. اس کا لیڈ آرگنائزیشن رول ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں، جس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، جس میں انٹیلیجنس ادارے اور جس میں جو پیراملٹری فورسز ہیں، مسلح افواج ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، CTD جسے کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، یہ مل کے سارا کریں. تو وہ جو ادارہ ہے اس کو تو ہم نے بالکل بے بس کر دیا، اس کو سائڈ لائن کر دیا. اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے، اس میں پروفیشنل انپٹ دینے کی ضرورت ہے. اور ہم نے 9/11 کے بعد پاکستان واحد ملک تھا جس نے اندرونی جنگ دہشت گردی کے خلاف جیتی، آپریشن ضرب عموماً کے بعد، آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو اس میں ہم نے اپنی صلاحیت کے ساتھ، جس میں ہماری قوم نے، سولین ہو، سولجرز ہوں، سب نے بڑی قربانیاں دی. تو اس حوالے سے ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے اور اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ یہ مسئلے حل کرنے چاہیے. مشاہد صاحب، فائنلی مجھے بتا دیں کہ ایک تو پرائم منسٹر کی جو لیڈرشپ ہے موجودہ، جو اس وقت چیلنجز ہیں، چاہے وہ سیاسی چیلنجز ہیں یا معیشت کے حوالے سے ہیں، وہ کس حد تک ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے ان کو حل کرنے میں اس سال کے اندر انٹل وی ریچ ٹو دا الیکشن وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا، میاں صاحب کی جو پریزنس ہے پاکستان کے اندر،
ओवरऑल पाकिस्तानी सियासत और नून की सियासत के लिए कितना इम्पोर्टेंस है उसकी? देखिए जी, एक चीज़ वाज़ेह हो जाए कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल ऐसे हैं कि एक शख्स अकेले, एक हुकूमत अकेले, एक पार्टी अकेले या एक इदारा अकेले हल नहीं कर सकता। हमें मिलजुल के ये काम करना होगा, और उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, वो जमहूरियत के जो दो पहिए हैं वो साथ साथ चलने चाहिए और उसको आगे लेके चलना चाहिए। बाकी हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस साल इलेक्शंस भी ड्यू हैं, जो अभी फौरी तौर पे तो नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन, लेकिन जो अभी फौरी मसाइल हैं उसके लिए सबको मिल बैठ के पहले रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, ताकि ऐसे इलेक्शंस हों जो आज़ादाना भी हों, मुनसफाना भी हों, और जिसके नताइज सब खुश दिली से तस्लीम भी करें, क्योंकि इलेक्शन में हार भी होती है और जीत भी होती है। तो ये नहीं हो कि भाई इससे वो इलेक्शन रिजल्ट ही ना फिर माने जाए। तो उस हवाले से पहले हम कुछ होमवर्क कर लें, रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें, फिर आगे पहुंचे। पाकिस्तान के ये इश्यूज, ये हमारे लिए बड़ा टेस्ट है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का, और इसमें गवर्नमेंट शामिल है और ऑपोजिशन भी शामिल है, कि दे शुड राइज टू द ओकेजन, और जो पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदें लगी हुई हैं उनको पूरा करें, ना कि उनको मायूस करें। जैसे कायद आज़म ने फरमाया था, लेट इट नॉट बी सेड that we did not prove ourselves equal to the task। ये बात नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, हमसे बात करने का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब। आप चेयरमैन है सेनेट की कमेटी जो है दिफा की, और मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया लंदन से। ये बताइएगा कि तख्ते पंजाब के लिए जो जंग जारी है उसका नतीजा आप क्या देखते हैं? मुल्क के अंदर आए दिन ये जो अदम इस्तेहकाम है उससे मईशत को इतना ज़्यादा दबोच लिया है कि हर शख्स जो है इस वक्त परेशान है। ये तख्त पंजाब जो है, ये आप रंजीत सिंह से पहले का भी आप ले लें तो यही हाल होता था। जिसके पास पंजाब था उसके पास पूरा ये सब कॉन्टिनेंट होता था। तो ये आज कोई नई बात नहीं है। आज बेसिकली वही है कि आज पहले भी भाई से अलग था तख्त के अंदर, आज भी इस तरह ही है। द क्वेश्चन इज के ये जो खिता हमें मिला है, पंजाब हमारा एक फोकल पॉइंट है, जिसके अंदर जिसने पंजाब को रन किया उसने पाकिस्तान को रन किया। और ये जो बीच में फिर आप देखते हैं कि इंटरमीडियरी जो आते हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं और हर एक को अपनी तरफ से आप कह लो कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग करते हैं। और ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग, जिसको आज हमने इसको एक नया लफ्ज दिया है, लोटे। तो आजकल आपका अल्लाह के फजल से पैसा चलता है और लोटे के अंदर पैसा आ जाता है और लोटा इधर उधर बहता रहता है। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि पीटीआई के मजीद जो लोटे हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं या हो चुके हैं, जो इस वक्त गायब हैं असेंबली से? देखें, ये जो तहरीक इंसाफ की ये जो लोटे बनेंगे, ये नए ये लोटे नहीं होंगे, ये लोटियां होंगी। अच्छा। क्योंकि इनका अभी पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं है। क्योंकि अगर इन्होंने जिस पार्टी के थ्रू आए हैं और ये समझते हैं कि हम एस्टेब्लिश हो गए हैं, जबकि पार्टी भी इतनी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, उसको सिर्फ 3.5 साल का एक आप कह लो सेंटर में एक रोल मिला है, और ये समझते हैं कि हम बैठ के किसी और पार्टी में चले जाएंगे, इनको कोई घास भी नहीं डालेगा कहीं। सो बेसिकली अगर तो इन्होंने ये मूव किया, इनका फिर अपना एक फाइनल पैटर्न होगा एज पॉलिटिकल वर्कर्स। इनमें अकल यही है कि अपने अपने जगहों पे रहें, काम करें और लोगों की खिदमत करें। ये क्या होता है ये पॉलिटिकल वर्कर के आज आपको 10 पैसे इधर लग जाते हैं तो आप इधर जाके कुछ ज्यादा काम कर लेंगे। हाँ, लेकिन जी आपको तो मालूम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब आप इत्तेहादी हुकूमतें बनाते हैं, खासकर ये लोग जो हैं जैसे मोमना वहीद है या इसके अलावा जो MPs हैं, कुछ ये तो चने सामने आ गई, काफ़ी लोग जो हैं वो अभी पसे पर्दा हैं, लेकिन उनका नंबर बताया जाता है कि 15 से 20 है। तो ये परवेज़ इलाही से वो कहते हैं जी हमें तो इमरान खान से तो मसला ही नहीं है, हम तो PTI के हैं, इमरान खान हमारा लीडर है। परवेज़ इलाही जो है वो काफ लीग का है, वो वहाँ पे करप्शन कर रहा है, उनका बेटा मोनस इलाही जो है वो बोलियां लगाता रहा है, सो हमारा उनके साथ काम नहीं है, तो हम उनको वोट नहीं देंगे। देखें जी, आप परवेज़ इलाही अगर आपको इतना था तो फिर आपने उनको क्यों बनाया चीफ मिनिस्टर?
देखो ना, अगला जो है वो अपना पूरी वो करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके बाद आप आगे आते हैं। तो क्वेश्चन हियर इज कि भाई आपका एक अलायंस है, वो पीएमएल है और आप पीटीआई है, और अलायंस के अंदर हर एक का एक अपना अपना मोडस ऑपरेंडी होता है, अपना अपना आपका वो कार्रवाई करते हैं। और आप अगर आप आज ना हो आपके साथ, तो आपका क्या ख्याल है, पीटीआई सरवाइव करेगी? हम इनको वोट नहीं देंगे, और भी तुम वोट ना दोगे, वो चले जाएंगे, तुम क्या करोगे फिर? तुम तो फिर जंगल में चले जाओगे। तो अक्लमंद यही है कि जब आप अलायंस में चलते हैं तो फिर आप परमानेंटली चले। यस, आपके इख्तलाफात होंगे, बिल्कुल हैं, होने चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ होते हैं। ठीक। तो अलायंस के अंदर आप एक अच्छा जी मीर साहब, मुझे ये बताएं कि बज़ाहिर तो लगता ये है कि परवेज़ इलाही साहब इज इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, उनके लिए कोई मामला इतना आसान नहीं है, अदरवाइज ही कुड हैव टेकन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन दूसरी जानब भी हम देखते हैं कि देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वहां के अंदर जो यानी पीएमएलएन के अंदर के जो मामलात हैं, फैमिली के हों या लीडरशिप के हों या पंजाब की सीएमशिप के लिए हों, वो भी कुछ क्लियर दिखाई नहीं देते। नहीं जी, मेरे हिसाब से तो पीएमएलएन जो है काफी क्लियर है। वो लाइट एंड ऑफ द टनल, बिल्कुल आपने सही कहा। लोड शेडिंग इतनी है तो लाइट कहां से अब आएगी? द क्वेश्चन इज कि यहाँ हमने देखना है कि पीएमएलएन जो है इस वक्त जो बिल्कुल चुप बैठी है, इतनी वो रिटेलिएशन या आप कह लो कि रिएक्शन नहीं दे रही जो कि पहले देते थे। ये भी वेट कर रहे हैं विंग्स के अंदर कि क्या ये डिसॉल्व होगा, क्या नो कॉन्फिडेंस होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो मुझे पता है कि लंदन में जो इनके जो लीडर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने तो अपने वर्कर्स को कह दिया कि फुल फ्लेश पे आप अपनी तैयारियां करो। अब ये भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम ये अकल आनी चाहिए इन सियासतदानों को कि कोई गवर्नमेंट जो होती है वो कभी डॉलर के ऊपर इलेक्शंस नहीं कराती, ना ही इस तरह की कोई हरकत होती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त फ्रंट लाइन में पीएमएलएन है। ये पीपीपी और ये जो बाकी जो पीडीएम वाले हैं, ये तो इस वक्त प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। रेलवे स्टेशन तो सिर्फ पीएमएलएन चला रहा है। तो बेसिकली नुकसान अगर होगा इलेक्शन या किसी चीज के अंदर, वो सिर्फ पीएमएलएन को होगा, किसी और को नहीं होगा। क्योंकि बाद में जो मैच सही पड़ना है वो पीपीपी और पीएमएलएन का मैच है। पीटीआई तो कहीं भी अलायंस कर, कहीं तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन ये पीपीपी के साथ अलायंस जरूर कर लेगी, नून के साथ शायद अलायंस ना करे। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, ऐसी गेम है कि इसका पाकिस्तान में न सिर है न पर न इसका पैर है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि हमारे लोगों को तोड़ने के लिए पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, और खासकर एमक्यूएम के सारे धड़ों को मिलाया जा रहा है, साउथ पंजाब के अंदर लोगों को मिलाया जा रहा है ताकि पीटीआई को नेक्स्ट जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस हो उसमें मार्जिनलाइज किया जाए। सो डू यू थिंक कि अभी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी कोई इस तरह के कामों के अंदर लग सकती है? देखें, याद रखें कि जो मर्जी हो, नवाज शरीफ हो या इमरान या जरदारी या जो मर्जी आप ले लो, जो पॉपुलर होता है वो पॉपुलर है। इमरान खान के कोई शक नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है। वो खांसता है, लोग बाहर आ जाते हैं, वो एक आवाज देता है, लोग बाहर आ जाते हैं। पहले हमने नहीं देखा था ये, अब लोग आ रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस, ये अब जागे हैं, अब प्रेशर ग्रुप इनटू पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हैं। लेकिन अब इनको पॉलिटिकल सिस्टम ही खराब करने की कोशिश करेगा कि किसी को यहाँ खरीद लेगा। जो आपने देख लिया कि 22 का क्या हाल हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है अगले जो आएंगे 18-20 जो आप फिगर दे रहे हैं कि इनका ये हाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इनका क्या होगा कि एंड में जिनके लिए जाएंगे वो आगे इनको भी नहीं आगे आने देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनका तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि पीएमएलएन के बड़े अपने स्टॉन्च डाई हार्ड पार्टी वर्कर्स हैं, पीपीपी के हैं। यू रियली थिंक इनको रखेंगे? वो बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो इनको तो अकल आनी चाहिए कि तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तुम अगर तुमने काम करना है आवाम के लिए तो इस प्लेटफॉर्म से करो। 5 रुपए उधर से लेके और तुम समझोगे उधर जाके तो तुम चेंज कर जाओगे। लोग इस वक्त बड़े वाइब्रेंट हुए हैं, लोग काफी सैवी हैं, वो उनको पता है कि क्या हो रहा है। अब आप इनको पागल नहीं बना सकते, अब आप इनको वो नारे नहीं दे सकते। रोटी कपड़ा मीर साहब जी बिल्कुल सही है। तो मीर साहब, ये जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को प्लेजेस की गई, आई मीन
جو وعدے لوگوں نے وہاں پہ کیے ہیں, 10.7 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو آپ جا کے وہی آپ کا کام ہے, بس بیگرز آر ناٹ دا چوزرز, آپ خیرات مانگتے رہتے ہیں, آپ خیرات مانگتے رہیں گے. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو پلیجز ہوئے ہیں اس سے گورنمنٹ کو کوئی کانفیڈنس معاشی اعتبار سے کوئی مل سکتا ہے؟ مجھے اس بات پر ایک چیز پہ تو شرم آتی ہے مجھے کہ ہمارے پاس ایک نئے چیف آئے ہیں اور ان کو ہم نے جا کے کشکول لے کے آگے جی پلیز ہمیں پیسے دیں. یار یہ چیفز کا کام نہیں ہوتا ہے, ہمیں چیفز کو نہیں بھیجنا چاہیے باہر, نہ ان کو جانا چاہیے. ہمیں یہ جو وزیر اعظم ہے اور یہ جو آپ کے فائنانس منسٹرز ہیں یا آپ کے فارن منسٹر, ان کا کام ہے جاؤ بھائی تم جا کے نیگوشیٹ کرو. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ہمارے ان کے آرمی چیف جاتے ہیں پیسوں کے لیے؟ نہیں. تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں یہ روایت ہمیں ختم کرنی ہے. ہمارا جو چیف ہے وہ ایک بہت بڑی آرمی کا کمانڈر ان چیف ہے, چیف آف آرمی اسٹاف, تو اس کو اس کام پہ نہیں لگانا چاہیے. یہ ہم اپنے آپ کو ڈمین کرتے ہیں. ہاں بالکل آپ کے وزیر اعظم ہیں بھی, وہ یہاں سے جنیوا سے جائیں گے, ادھر دبئی میں جائیں گے, بیٹھیں گے, کیا کریں گے؟ پیسے دے دو. اب کب تک پیسے مانگتے رہو گے؟ یہ بھی تو آپ دیکھو نا, تھک نہیں جاؤ گے آپ؟ لینے والا بھی تھک جائے گا, دینے والا بھی تھک جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کرو, آپ کے پاس سب چیز موجود ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک کر لو. اور یہاں میں سمجھتا ہوں ایک جو آئیڈیا ابھی فلوٹ ہوگا انشاءاللہ, اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو پاکستانیز ہیں ملٹی ملینئرز, ان کو بولو اسٹیٹ بینک میں آ کے پیسے رکھیں 10 سال 15 سال, اور آپ کا تو یہی سے آ جو جائے. پاکستان میں رہتے ہیں وہ بینکوں میں پیسہ نہیں رکھتے, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں, they don't keep money in the banks because وہ کہتے ہیں FBR ہمارے پیچھے لگ جائے گا, FIA لگ جائے گا. People don't trust on the governments, you know, this is the problem here. بالکل, you hit the nail on the head, you're absolutely right. یہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے یہ بہت برا ہے. اب یہ ریڈی ہے 10 15 ملین دینے کے لیے کہ آپ ان کو بزنس کا اس کوریڈور میں موقع دیں, وہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج یہاں سے آ جائے گا. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس تو کرو, آپ کرتے ہی نہیں ہو. آپ ایکسپورٹس میں تو آپ نے زور لیکن دیا ہی نہیں ہے. وہ صورت میں ہوگا نا میر صاحب کہ جب ملک کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, تسلسل ہوگا, لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی, ان کی پالیسیز کو ہم فالو کریں گے, یہ فیصلے جو کریں گے ان پہ کھڑے رہیں گے. یہاں IMF کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے ایک بات کی, PMLN والوں نے آ کے اس کے ساتھ دوسری بات کر لی. تو یہاں پہ تو پرابلم بڑے ایک گمگیر قسم کے پرابلم ہے ہمارے یہاں. بالکل صحیح ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے ہماری پالیسیز کے اندر کہ آپ کے لوگ پاکستان میں نہیں آتے ہیں. آپ کو ایک لا فارمولیٹ کرنا پڑے گا کہ جو بھی گورنمنٹ کو چیز کر کے جاتی ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے, کیونکہ یہی ہوتا ہے آپ اسکریچ سے دوبارہ شروع کرتے ہیں اور اپنی پھٹی لگانے کے چکر کے اندر آپ پاکستان کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. اس چیز کو آپ ختم کرو. آپ دیکھو کنٹینیوٹی پالیسیز رکھو. اب یہ جو پنجاب کے اندر ہے, انہوں نے کنٹینیوٹی پالیسی رکھی تھی جو PMLN چھوڑ کے گئی تھی, اس پہ چل رہے تھے وہ لوگ. یہ اس میں کوئی بات کرتا نہیں ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. کافی ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آگے لے کے چل رہے تھے, لیکن وہی بات آئی بعد میں کہ میرا یہ کیوں نہیں ہے, میرا کیوں نہیں ہے, میں آگے کیوں نہیں ہے. ہماری پالیٹکس بڑی ہی ایک مایوپک لیول پہ آ گئی ہے, اور فائدہ کس کو ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو فائدہ نہیں ہے, یہ نقصان ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہے. وہ سوچتا کوئی نہیں ہے, ان کی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے. ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی, وہاں لوگ ویٹ کر رہے ہیں آن یور مارک گیٹ سیٹ گو کہ جاؤ پیسہ پاکستان سے باہر لے جاؤ. وہ یار کیوں لے کے جاؤ جب آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے؟ سمپلی there is no implementation of law, there is no caring of the common man, there is no feeling for the common man, and this is the reason کہ آپ کا جو غریب آدمی ہے اس کو آپ نے غریب علی خان بنا دیا ہے, اور ہر جگہ اس کو آپ استعمال کرتے ہیں ووٹ کے لیے, اس کے بعد اس کو آپ کسی کھائی کے اندر جا کے پھینک دیتے ہیں till the next election. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ PJ میر صاحب, سینئر صحافی, اینکر پرسن. حاضرین ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ملک کی جو سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے اور جو چیلنجز اس وقت درپیش ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا اوپینین جو ہے ہم سے شیئر کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.